नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का अध्ययन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। आगे की 17 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें यहाँ तक वाचन हो चुका था। आगे बिहारी से हमें वाचन करना था। पिछले की कक्षा में अकस्मात किसी अपरिहार्य कारण से मुझे बिहारी को बीच में ही छोड़ना पड़ा था, इसलिए आज मैं बिहारी से ही आरंभ करते हुए वाचन को आगे बढ़ाऊंगी। बिहारी में रीतिकालीन भंगिमाएं बहुत अच्छी तरह देखी जा सकती है। शब्द की तराश पर विशेष बल है, जिसे 2 रूपों में कवि ने बनाया है। कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अनुकूलन करके पिया की जगह पर प्य रूप द्रष्टव्य है, जो केंद्रीय ब्रज भाषा की ओकारांत प्रकृति के अनुकूल है। और कुछ शब्दों में हल्के से प्रत्यय लगाकर सतरोहे या सवादिलु जैसे विशेषण बिहारी में इन शब्द रूपों को नया संस्कार दिया है। ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कवि की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा जा सकता है। क्षेत्रीय दृष्टि से इसका एक कारण यह है कि बिहारी ने कुछ बुंदेली शब्द रूपों के साथ अपने काव्य में मथुरा आगरा की और रूप प्रधान केंद्रीय ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पे ये है कि ये देखिए, ये बोला है ना कि बिहारी को रीतिकालीन, यहाँ देखिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि श्रेष्ठा के रूप में कहा जाता है। उसी का कारण बताते हुए चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि बिहारी ने क्या किया कि बुंदेली शब्द रूपों के साथ वो मथुरा आगरा के शब्द रूपों का मिलाए हैं, और रूप प्रधान के केंद्रीय में रूप प्रधान जो यूज होता है उसके केंद्र में उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा के प्रतिनिधि का श्रेष्ठ कहा जाता है। भाषा और संस्कृति का अविच्छिन्न संबंध है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि बिहारी के श्रृंगार वर्णनों में ब्रज क्षेत्र की तत्कालीन संस्कृति का केंद्रीय रूप प्रतिफलित हो। बिहारी की नायिका शास्त्रीय ग्रंथों से बाहर अपनी सज्जा, बोली, बानी और चेष्टाओं में ठेठ ब्रज की युवती है। राधा कृष्ण की भक्ति और श्रृंगार की जीवंत परंपरा बिहारी के माथुर चतुर्वेदी संस्कार के साथ बड़े सहज भाव से मिल गई है, जिसके फलस्वरूप उनके काव्य में एक ओर काव्य शास्त्रीय अभिप्रायों की श्रृंखला है और दूसरी ओर ब्रज की स्वच्छंद और रसमय जीवन पद्धति है। यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है, यानी बिहारी जो माथुर चतुर्वेदी थे, यहाँ बोल रहा है कि बिहारी माथुर चतुर्वेदी संस्कार बड़े सहज भाव से मिल गई है, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनके काव्य में एक और काव्य शास्त्रीय अभिप्रायों की श्रृंखला है, यानी कि काव्य शास्त्र के गुण अपने आप उसमें आ गए हैं, और दूसरी ओर ब्रज की स्वच्छंद एवं रसमय जीवन पद्धति है। स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन प्रेम के विविध रूप और साथ ही उपपत्ति और जारज संतान के संकेतों से युक्त बिहारी का संसार उनकी भाषा में पूरी तरह से रच गया है। ब्रज की लंबी साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी की रचना उनकी अपनी ही उक्ति का स्मरण कराती है। कथन उसके लिए क्या है, अनियारे दिरग द्रिगुनु किति ना तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जिहि बस होत सुजान। कविता की भाषा में कैसे भी अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से संज्ञा शब्दों का महत्व निर्विवाद है, पर अन्य तरह के शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की बहुत सी भंगिमाएं संभव होती है। छोटे और निर्विकार से दिखने वाले अवयव शब्द पूरे के पूरे वाक्य में अर्थ को कैसे विकसित करते हैं, यह बिहारी की काव्य भाषा में देखा जा सकता है। यहाँ उर्दू शायरी का भाषिक विधान स्मरण आता है, जहाँ ही, भी और गोया जैसे छोटे शब्द समूचे अर्थ में गुणात्मक अंतर उपस्थित कर देते हैं। हिंदी कविता में रीतियोगिन काव्य से इस अकिंचन अवयव शब्दों की सृजनात्मक पहचान बढ़ी है। आधुनिक खड़ी बोली कविता के आरंभिक युग में पुनः अवयवों की अत्यंज की तरह मानकर उन्हें बेगार कर में डाल दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की कविता अवयव के अपव्यय का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ देखिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में क्या कहा चतुर्वेदी जी ने कि उनकी कविता अवयव के अपव्यय, यानी कि जो अवयव होता है उसका अपव्यय किस प्रकार होता है वो उनके कविताओं में बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं।
फिर खड़ी बोली काव्य भाषा एक स्तर पर मैथिली शरण गुप्त के बाद से लेकर नई कविता तक क्रमशः अवयवों के उत्तरोत्तर सार्थक प्रयोग का इतिहास कही जा सकती है। बिहारी में अवयव ब्रज के समीकरण प्रिय प्रकृति के कारण बहुत बार संज्ञा शब्द रूप से संश्लिष्ट रहते हैं और मैं, ऐ, ही, छहो, मैं, औ भी न केवल इन शब्द रूपों को वरन पूरे के पूरे वाक्य के अर्थ को रूपांतरित कर देता है। औरे के जगह पे ऐ और ही में मतलब औरे में के जगह पे हैं और ही लगाना और छाहों में भी लगाना, ये क्या करता है कि पूरे के पूरे वाक्य के अर्थ को रूपांतरित कर देता है। इसी प्रकार से ई और उ का प्रयोग है। कुछ उदाहरण से ये और स्पष्ट हो जाते हैं। देखिए औरे के जगह पे ऐ और ही कैसे लगता है। रति रमी रति देती करी औरे प्रभात वह चितवनी औरे कछु जिहि बस होत सुजान। यहाँ औरे के जगह पे ही, चितवनी ही भी लग सकता था लेकिन उन्होंने औरे लगाया है। और के जगह पे भी देखिए, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छा वाको अति अनखाहटो मुस्काहट बिनु नाही। ऊ में देखिए भरे ऊ, यहाँ छाओं लगा हुआ है और ऊ की भी देखिए लपट बुझावत बिरह की कपट भरे ऊ आई। यहाँ ऊ भरे ऊ के जगह पे भी लगा हुआ है, भी लगना चाहिए था ई के जगह पे ही। इन दुखिया अखियानों को सुखु सिरजियो ही नाही। और ही और हूँ और भी जैसे सामान्य अव्यय रूपों की तुलना में उनके ये ध्वन्यात्मक रूपांतरण ऐ, औ, ऊ, ई प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होकर अर्थ को और सघन बनाते हैं। इन दुखिया अखियानों को सुख सिरजियाऊं नाही में मानो विरहनी की सारी वेदना और विवस्था अव्यय प्रत्यय ई में संकेंद्रित हो गई है। दूसरी तरह का उदाहरण वह प्रसिद्ध दोहा है, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। जहाँ भी अतिशयोक्ति का स्रोत ई अव्यय है। परवर्ती उर्दू शायरी अपनी भाषिक चुस्ती के लिए विख्यात है। अवयवों के सार्थक प्रयोग की दृष्टि से गालिब की कुछ पंक्तियां उदाहरण रूप में प्रस्तुत हैं। रीति काव्य और उर्दू शायरी की तुलना का यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जिंदगी यों भी, ये गालिब की पंक्तियां दी गई हैं। जिंदगी यों भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। रेखते ही तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के प्रधान शब्दों को इन उपसर्ग प्रत्यय अव्ययों की सहायता से परिमार्जित संशोधित करना इस रूप में कि ये उपसर्ग प्रत्यय अवयव अपना गुणात्मक महत्व विकसित कर ले, आलोचना के मुहावरे में तरास कहलाएगा, जो हिंदी क्षेत्र में उत्तरकालीन काव्य भाषा को एक खास भंगिमा देता है। रीतिकाल में ब्रज भाषा की तरास के लिए बिहारी ठीक ही विख्यात है। बिहारी का विवेचन करते समय इस तथ्य को भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक रूप में दोहा जैसे छोटे छंद को चुना है, जो फिर उर्दू कविता के शेर से तुलनीय है। गज़ल की संपूर्ण विधान स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए इन शेरों से बनता है, जो कथा वस्तु के स्तर पर एक दूसरे से संबंध होते हुए भी अपनी भाषिक संरचना में अलग है। मध्यकाल में दोहे और शेर का मुक्तक रूप दरबारी परंपरा के काव्य से जुड़ा हुआ है। जिस भाषिक तरास का अभी उल्लेख किया गया है, उसकी रचनात्मक आवश्यकता बहुत कुछ मुक्तक शैली के इन छोटे छंदों के चुनाव से भी संबंध है। उपसर्ग, प्रत्यय और अवयव जैसे छोटे शब्द या शब्दांशों का महत्व इस संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन कवियों को छोटे से छोटे शब्द का सही और पूरा सार्थक उपयोग कर लेना था। वे सिर्फ चरण पूर्ति के लिए इन अवयवों का अपव्यय नहीं कर सकते थे। दोहा तो रीतिकाल के ही कवित्व और सवैये की तुलना भी में बहुत छोटा छंद है, यानी कवित्व और सवैये की तुलना में दोहा जो है वो उसका छंद जो है वो छोटा है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी और देव के बीच श्रेष्ठतर का रचनाकार कौन है, इस पुराने विवाद में पड़े बिना भी यह जरूर कहा जा सकता है कि रीतिकालीन मनोवृत्ति का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। यानी कि बिहारी और देव का जो विवाद चलता है कौन श्रेष्ठतर है, तो ये बिहारी को श्रेष्ठ मानते हैं।
रीतिकालीन मनोवृत्ति का संबंध आत्यंतिक रूप में श्रृंगार से नहीं है। इसका अच्छा उदाहरण भूषण का काव्य प्रस्तुत करता है। यहाँ भक्ति काल को लांघ कर रीतिकाल मानव वीर गाथा काल के संपर्कित होता दिखाई देता है। वीर परंपरा का काव्य जिस तरह रीतिकालीन शैली में ढला है, उससे इतिहास में साहित्यिक युगों की परिकल्पना अच्छी तरह प्रमाणित होती है। एक युग में एक ही केंद्रीय मनोवृत्ति बराबर सक्रिय होती दिखाई देती है। भूषण और मतीराम सगे भाई कहे जाते हैं, यद्यपि उनकी काव्य प्रवृत्तियां एक दूसरे से अलग हैं। एक की रचना वीर रस की है, जिससे उस युग के अन्य प्रसिद्ध कवियों की में उनकी पहचान अलग बनती है, और दूसरी ओर मतीराम है, जिनमें श्रृंगार की सूक्ष्म परिकल्पना एकदम विशिष्ट है। दोनों रीतिकाल की विभूति हैं तथा दोनों में अलंकार विवेचन की समान प्रवृत्ति है। यों वे न केवल वंश परंपरा के भाई वरन रचना परंपरा में भी समगोत्रीय हैं, यद्यपि वर्ण विषय की दृष्टि से वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। भूषण के काव्य में एक ओर अलंकारों का प्रयत्नपूर्ण नियोजन है और दूसरी ओर वीर रस की व्यंजना के लिए द्वित्व व्यंजन, मूर्धन्य ध्वनियों और संयुक्त ध्वनियों को खोलकर प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति व्यापक रूप में मिलती है। सामान्यतः संयुक्त ध्वनियाँ वीर रस की व्यंजना के अनुकूल मानी जाती है, पर तीखन या रकत जैसे जानबूझकर विकृत किए गए प्रयोगों में कवि मानो एक एक ध्वनि पर अलग अलग बल देकर समूचे भाव को अधिक चित्रोपम बनाता जान पड़ता है। वीर रस के संदर्भ में भूषण द्वारा अमृत ध्वनि का प्रयोग इन परुष ध्वन्यात्मक वृत्तियों का एक संश्लिष्ट रूप है, जो सामान्य रीतिकालीन परिदृश्य पर अपनी अलग स्थिति रखता है। भूषण के चरित नायकों में शिवाजी सबसे ऊपर है। शिवराज की वीरता का गान करके कवि ने रीतिकालीन संवेदना और हिंदी भाषा के संस्कार को क्षेत्रीय दृष्टि से भी विस्तार दिया है। मध्य देशीय कवि का यह अतिरिक्त दायित्व बोध है। लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूरी तरह संबंध रहने पर भी मतीराम का काव्य वैशिष्ट्य जितना प्रगल्भ है उतना ही संवेदनशील। उनकी काव्य भाषा रीतिकालीन संदर्भ में प्रगल्भता और मिथकथन की संधि बिंदु है। वर्णन की अतिरंजना रीतिकाल का औसत मिजाज कहा जा सकता है। दूसरी ओर उसी युग में घनानंद जैसा कवि भी हुआ, जो अपने मिथकथन के लिए विख्यात है। मतीराम में रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति, उसके अपवाद दोनों की एक साथ अवस्थिति मिलती है। इसलिए उनके मानवीय प्रणय प्रसंगों का वर्णन अकुंठ है। मध्या का जो उदाहरण कवि ने दिया है वो इस प्रकार है। केली भवन की देहरी खरी बाल छविनौल, काम कलित हिय के लहे लाज कलित दृगकौल। कुछ ऐसा ही अर्थ का द्वंद्वात्मक रूप उसकी भाषा में मिलता है। प्रगल्भता और मिथकथन का यह दूसरा रूप श्रृंगारिक वर्णन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एक और मध्या अधीरा की यह तीखी उक्ति है, विलय पिठी तरीवर भुजन उर कुछ कुमकुन छाप, तीते जाहू मन भावते जीते बिकाने आप। दूसरी ओर निर्मल अंग दीप्ति का नाजुक वर्णन है। बसन हरियो पिय सूरत में तियतन ज्योति समीप, केली भौन में राती हूँ भय दौस के दीप। यहाँ मानव शरीर को उत्सव भाव में अंकित किया गया है, जहाँ जीवन का उल्लास है, पर जो थोड़े ही अतिकथन में अश्लीलता की खंड दृष्टि में बदल सकता था। उल्लास और अश्लीलता का सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर भाषी के स्तर पर है। बिंब रचना के क्षेत्र में मतीराम के कुछ प्रयोग बड़े मौलिक और ताजगी लिए हुए हैं। याद रखिएगा कि मतीराम का बिंब रचना था वो मौलिक था उनका। वया संधि का वर्णन एक रीतिकालीन रूढ़ि कही जा सकती है। इस रूढ़ि को मौलिक बिंब में संक्रमित कर देना बड़ी रचना क्षमता की अपेक्षा रखता है। ज्ञात यौवना का उदाहरण मतीराम ने इस प्रकार दिया है। कानन लो लागे मुस्कान प्रेम पागे लीने, लाज भरे लागे लोल लोचन अनंगते, भारू धरी भुजानी डुलावती चलती मंद, औरे ओप उल्हत उरज उतंगते। मतीराम जोबन पवन की झकोर आए, बड़ी के सरस रस तरल तरंगते। पानी अमल की झलक झलकन लागी, को काई सी गई है लरिकाई कढ़ी अंगते।
सांग रूपक पर आधारित होते हुए भी अपनी अंतिम पंक्ति में यह बिंब इस तरह संपन्न होता है कि सांग रूपक के ब्योरों पर ध्यान न जाकर सौंदर्य वर्णन के अनेक प्रच्छन्न तहें खुल जाती हैं। प्रस्तुत कवित्व के अंतिम चरण में प्रयुक्त श्लेष और यमक भी भाषा प्रयोग में उभरते नहीं, वरन समूचे बिंब में समरस हो गए हैं। रीतिकालीन रूढ़ अलंकरण को अतिक्रमित कर जाने में मतीराम के इस बिंब की प्रभावशालिता अच्छी तरह देखी जा सकती है। इसी प्रकार मतीराम की बिंब रचना कहीं कहीं उस स्तर का स्पर्श करती है जहां वर्णन का प्रयोग बिंब की तरह है, जो आधुनिक युग में नई कविता की एक विशिष्ट भाषा सिद्धि मानी जाती है। मतीराम के प्रसिद्ध सवैये का वैशिष्ट्य इसी प्रक्रिया में समझा जा सकता है। हुवै वनमाल हिये लागिये अरु हुवै मुरली अधरा रस लीजे। वर्णन की दृष्टि से वनमाल का हृदय से और मुरली के अधरों से लगा रहना यथार्थ क्रियाएं हैं, किंतु इन्हीं के बीच से प्रणय प्रसंग का एक अकुंठ पर सूक्ष्म बिंब विकसित होता है। अनुभव की तन्मयता में इसका ध्यान ही नहीं रह जाता कि प्रक्रिया का उदाहरण है। यद्यपि सवैये के बाद वाला दोहा तो संवेदना के स्तर पर बड़ा अटपटा लगता है। कंत चौक सीमंत की बैठी गाठी जुराए, पेखी परोसिनी को प्रिया घूंघट में मुस्काए। यह अच्छा है कि रीतिकालीन कवियों के छंद उनके शास्त्रीय विवेचन क्रम के बाहर स्वतंत्र रूप से सामान्य जन की स्मृति में सुरक्षित हुए हैं। मुक्तक काव्य रचना यो दरबारी वातावरण की दृष्टि से उपयुक्त हैं ही कवित्व प्रेमी जनता की सुरुचि के संदर्भ में अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ज्ञात यौवना के अंकन में वर्षा के बाद काई को हटा कर जल की निर्मल कांति का झलक मारना, इस बिंब का उल्लेख ऊपर हुआ है। प्राकृतिक जीवन की ताजगी का ऐसा ही रूप एक अन्य बिंब में भी मिलता है। पिया आयो नवबाल तन बाढ़ियो हरस अभिलाष, प्रथम बारी बूंदन उठे जो बसुमती सुबास। पुरुष और नारी के लिए क्रमशः वर्षा के बाद पृथ्वी के आदिम बिंब का यहाँ एक नई कुशलता के साथ प्रयोग हुआ है। पृथ्वी की सौंधी गंध जैसे समूचे बिंब में परिव्याप्त हो गई है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो हमारे मतीराम थे उनकी बिंब विधान योजना बड़ी ही नवीन ढंग की थी। उन्होंने बिंब विधान योजना को बड़े नवीन तरीके से लिया था। यहाँ देखिए मतीराम हैं, उनके लिए बिंब योजना का उदाहरण देते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने उनके उस गुण को उजागर किया है। अब आते हैं सेनापति। तो आपको याद रखना है सेनापति, ये आपको हमेशा याद रखना है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने सभी की सभी रचनाओं को नहीं लिया है। उन्होंने विशेषकर जो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी रचनाओं का नाम रखा है। तो यहाँ उन्होंने सेनापति का कवित्त रत्नाकर को आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ये भूलने की विषय नहीं है। तो सेनापति का रचना है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर के रचयिता सेनापति की कविता कुछ रीतिकालीन प्रवृत्तियों को अच्छे ढंग से विवृत करती है। रीतिकालीन कवि एक खास ढंग से छंद की लय और गति का साज संभाल पर जोर देते हैं, इसलिए यह ठीक ही है कि इस प्रक्रिया में वे अनुप्रास, यमक और श्लेष जैसे अलंकारों की अधिक सहायता ले। पर बहुत बार नाद सौंदर्य को चरम मूल्य मानकर इन कवियों ने रचना की है, और ऐसी स्थिति में बहुत बार कविता ध्वनियों का खिलवाड़ होकर रह गई है। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि नाद सौंदर्य का जो सेनापति ने उपयोग किया है, चरम मूल्य मानकर उसमें रचना किया है, और उस प्रक्रिया में क्या हो गया है, ध्वनियों के साथ खिलवाड़ होकर मात्र रह गया है। और फिर कम समर्थ कविता में तो यह खिलवाड़ ही प्रधान हो गई है। सेनापति ने श्लेष और यमक का सजग और घोषित रूप में प्रयोग किया है। सेनापति ने क्या किया है, कवित्त रत्नाकर में श्लेष और यमक अलंकारों का प्रयोग किया है। इसे वे अपनी काव्य रचना का वैशिष्ट्य मानते हैं। इस संबंध में गर्वोक्ति करते हुए उन्होंने कहा है, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी द्वय अर्थ कविताई निर्वाह की। सेनापति के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्लेष का प्रयोग सामान्य काव्य भाषा से एक रस ना होकर के उसमें ऊपर से जड़ा हुआ चमकता दिखाई देता है।
अतः इस बात की संभावना अधिक है कि श्लेष कविता में अभिव्यक्त के प्रवाह को भंग करे, बजाय इसके कि उसे सघन करे। कविता के लंबे इतिहास में श्लेष के सूक्ष्म प्रयोग भी मिलते हैं, पर उनकी संख्या इतनी विरल है कि श्लेष का संबंध चमत्कार से अधिक जुड़ गया है, भाषा की सृजनात्मक क्षमता से उतना नहीं। इसका एक रोचक प्रमाण यह है कि स्वयं सेनापति के ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध वे छंद वे हैं जिसमें श्लेष का प्रयोग नहीं। यहाँ स्मरणीय है कि सेनापति उन विशिष्ट कवियों में है जिन्होंने ऋतु वर्णन को एकांतिक रूप से अपनी कविता का उपजीव्य माना है। ऋतु वर्णन को याद रखिएगा कि ऋतु वर्णन को एकांतिक रूप से अपनी कविता का उपजीव्य बनाया है। ग्रीष्म वर्णन से संबंध कवि का प्रख्यात छंद है। वृष की तरनी तेज सहसौ किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, तचत धरनी जग जरत झरनी सिरी, छाह के पकड़ी पंथी पंछी बिरमत है। इस कवित छंद में लघु और दीर्घ ध्वनियों का क्रम एक खास ढंग से रखा गया है। सेनापति अपने कवित्वों की बंदिश के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का वातावरण आप से आप बनता है। लघु स्वरों में गर्मी की दोपहरी का सन्नाटा है और दीर्घ ध्वनियों में उसकी विकरालता। ये दोनों स्थितियां एक साथ भाषा की लय से जुड़ी हुई हैं। इसकी तुलना में ग्रीष्म वर्षा के लिए श्लिष्ट वर्णन में भाषा की कोई लय नहीं बनती, केवल कौतुकपूर्ण वर्णन है। छंद की आरंभिक पंक्ति है, देखे छिति अंबर जलह चारी ओर छोर। यहाँ जलह के दो अर्थ हुए, जल ही जल है और दूसरा जलता है। पहले प्रयोग में जलय शब्द संज्ञा है, दूसरे में क्रिया। इस दृष्टि से ही दोनों प्रयोगों की लय अलग अलग हो गई है। भंग पद यमक की तरह दाता और सूम के एक साथ वर्णन में सभंग श्लेष का उदाहरण द्रष्टव्य है। नाही नाही करे थोरी मांगे सब दैन कहे। यहाँ श्लेष का मूलाधार पंक्ति का पहला अंश है। नाही नाही करे दोनों अर्थ लेने के लिए स्पष्ट ही इस अंश को अलग अलग आघात के साथ पढ़ना होगा, और तब लय का प्रवाह एक रूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे श्लिष्ट प्रसंगों में काव्य भाषा के महत्वपूर्ण तत्व लय का निर्वाह प्रकृत्या बाधित होता है। जहाँ तक अर्थ का संबंध है, श्लेष का अर्थ अधिकतर अभिधेयार्थ होगा। कवित्व रत्नाकर के संपादनकर्ता उमाशंकर शुक्ल, रचनाकार है सेनापति और संपादन करता है उमाशंकर शुक्ल की टिप्पणी इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। कवित्व रत्नाकर की भाषा में अभिधेयार्थ ही प्रधान है। श्लिष्ट कविता के दो अर्थ होते हैं, किंतु वे दोनों अर्थ वाच्यार्थ ही रहते हैं, अतएव वहाँ भी अभिधा ही मानी जाएगी। पृष्ठ संख्या 53 पे ये बात कही गई है। वस्तुतः मध्यकालीन श्लेष अथवा यमक की अर्थ शक्ति के संदर्भ में सबसे बड़ी सीमा यही है कि यहाँ वहाँ श्लेष के दोनों या कभी कभी उससे अधिक अर्थ एक दूसरे से टकराकर उन्हें गहरा और संश्लिष्ट नहीं बनाते, बल्कि एक ही छंद में एक दूसरे से अलग और असंबद्ध रहकर कवि की चतुराई या कौशल को प्रदर्शित करते हैं। दाता और सूम या ग्रीष्म और वर्षा अथवा विष्णु लाल, सूर्य और रात्रि साथ साथ वर्णित कर देना भाषा के सामान्य धरातल पर कवि कौशल हो सकता है, यानी दो विरोधी चीज़ों का। पर यह वर्णन भाषिक समरसता और प्रवाह और अनुभूति के स्तर से बहुत ओझा पड़ता है। यहाँ भाषा अनुभूति का रूप नहीं, खिलवाड़ का माध्यम भर है। रीति काव्य का एक बड़ा अंश जिसका उदाहरण प्रस्तुत करता जान पड़ता है, इसलिए यह केवल संयोग नहीं कि सेनापति के ऋतु वर्णन के प्रायः सभी प्रसिद्ध और अच्छे छंद श्लेष या यमक के आश्रित नहीं हैं। आज की कक्षा का वाचन यहीं से, कल हम देव से वाचन करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।